Hello, my dear students. In previous lecture, I told you to solve problem number 2.8, which is given in our book, and it is already solved given in our book, but I have to explain you, and I don't know you have tried or not. Okay, so what is the rhythm of this sum? जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक ही प्रॉब्लम को बार बार पढ़ें। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक सॉल्यूशन चालू नहीं करना है। यही दैट वन इज़ द राइट वे टू लर्न और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो एक प्रॉब्लम को एक बार पढ़ने से समझ नहीं पाता हूँ तो 2 बार पढ़ लेता हूँ, 3 बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वो रूटीन प्रॉब्लम तो हो जाते हैं। कभी नया प्रॉब्लम, कोई कम्पिटिटिव प्रॉब्लम आया तो पहली कंडीशन ये है कि आपको ये सम, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व तब होता है जब हमको समझ में आए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, है ना, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ जो है वो एक्चुअली 300 नैनोमीटर है, and that wavelength you have to convert it into meter, that is fall on a surface of sodium. Suppose this one is the sodium surface, and the wavelength of 300 nanometer is fall on the surface of sodium, and electrons are emitted immediately, and electrons are emitted from the surface of the sodium, and this electron has a kinetic energy. How much given kinetic energy? Kinetic energy is equal to 1.68 multiplied by 10 raised to 5 joule mole inverse. तो ये जो एनर्जी है दैट वन इज फॉर 1 मोल. So you are asked question, what is the minimum energy needed to remove electron from sodium? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये सरफेस के ऊपर आ जाए, भगाना नहीं है इलेक्ट्रॉन को। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, जस्ट इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द सरफेस, लूजन अप फ्रॉम द सोडियम सरफेस। ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? इट इज कॉल्ड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, so the question is, what is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium, and what is the maximum wavelength that will cause the photoelectron to be emitted? Okay, तो आप लोगों को पता है, पहले तो फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। पहला स्टेप हमारा रहेगा फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, देन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन मीन्स 1 आइंस्टीन। ओके, तो ये मैंने पूरा समझा दिया। आपको 2 क्वेश्चन पूछे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन भगाना नहीं है, बाहर निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, कितना चाहिए? तो आपका पहला स्टेप रहेगा, सॉल्यूशन है सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू, इसका मतलब हुआ एच सी बाई लेमडा. Lambda is given 400 nanometer. Convert that 400 nanometer in a meter. So see the first step solution. Let me show on your screen, and that one is this one. Solution is the first. This one is the first step, and our energy of 1 photon per photon is 6.626 multiplied by 10 raised to minus 19 joule. Okay. अब दूसरा स्टेप आता है वही प्रॉब्लम का, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। ये रहा दूसरा, द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। सेकंड स्टेप, the energy of 1 mole photon you have to multiply with Avogadro number of the 1 mole photon, 1 photon energy, and that one is 3.99 multiplied by 10 raised to 5 joule. अब देखिए ये 1 मोल फोटोन की टोटल हमने जो वेवलेंथ यूज की है 300 नैनोमीटर, इसके 1 मोल फोटोन, फोटोन इज द लाइट ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है वो तो ज़्यादा एनर्जी दी है, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं देनी है। जस्ट इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? तो टोटल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अब तीसरा स्टेप आता है, देखिए इन थर्ड स्टेप
ये राइटिंग अगर आप करना चाहो तो ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तीसरा स्टेप, पहले एक फोटोन की एनर्जी, फिर एक मोल फोटोन की एनर्जी। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, ये वाला, उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी में से माइनस कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी इज एक्सेस एनर्जी इज गिवन, एक्सेस एनर्जी गिवन। तो ये आपका रहेगा थर्ड स्टेप। ये देखिए, तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, तो इतनी ही एनर्जी चाहिए। अब ऐसा है कि मुझे इतना ही धक्का दो कि मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो जाऊं। ठीक है, आप इतना धक्का मत दो कि मैं दरवाजे से बाहर निकल के दौड़ने लगूं। तो जितना दौड़ने लगा हूं उतना ज़्यादा एनर्जी है, तो टोटल फोटोन की एनर्जी में से वो एनर्जी माइनस कर दो, एंड दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट कम आउट इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, द so this one is the energy required, this one is the energy required just to remove electron, not remove, just to loosen up on the surface of sodium। ये तो एक मोल की एनर्जी है। अब आपको फाइंड करनी है एक एक की सिर्फ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप इसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, ये जो है 2.31 वो एक मोल इलेक्ट्रॉन की है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो डिवाइड कर दो एवोगेड्रो नंबर से। अब ये 3.836 10⁻19 वो एक इलेक्ट्रॉन, ये इतनी एनर्जी चाहिए हमें, इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। ऐसे भी पूछ सकते थे कि वर्क फंक्शन कितना होगा। तो चौथा स्टेप खत्म हो गया आपका। अब पांचवा स्टेप आपको ये पूछा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट एनर्जी। तो कितनी आपने एनर्जी 3.836 निकाली है, अब उसका लेमड़ा फाइंड करना है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा। अब आपको लेमड़ा फाइंड करना है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई ई, एच सी बाई ई। तो देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ किया है, सब वैल्यू रख दो। 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 वो प्लैंक का कांस्टेंट है। लाइट की एनर्जी की स्पीड आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड 10⁸8। इज इट क्लियर, ये जूल जूल यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा मीटर, तो मीटर में आएगी। अब मीटर में से आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं थोड़ा आपको आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, आपका जो आंसर आ रहा है मीटर में, ये चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, 5.182 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर है। अब आपको चाहिए नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹, तो डिवाइड कर दो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे भी 10⁻²। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5.182 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये आएगा। ठीक है, तो फिर ये 10⁻9 की जगह पे तो मैं नैनोमीटर रख सकता हूँ। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 518.2 नैनोमीटर। ठीक है, ये एक्चुअल आंसर पीछे हमारी बुक में दिया है 516, लेकिन इतना चलता है, एक दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें मार्क्स आपके रिड्यूस नहीं होते, 2-3 पॉइंट आगे पीछे चलता है, क्योंकि वो कैलकुलेटर में आप कितना एक्यूरेसी से फिगर लिखते हो इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4-5 स्टेप में जाएगा, तो लास्ट में जो आपको कैलकुलेट करना है ये लेमड़ा, ये हमारा 5वां स्टेप होगा। ठीक है, 5th स्टेप। तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप फिर से, अगर आप किसी ने नहीं सॉल्व किया है तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और ये मैं पूरा नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम अगर मैं पूरा सॉल्व करने चाहूँगा तो विद इन द टाइम इसको जो है ना हम चैप्टर को ओवर नहीं कर सकते। तो आप भी थोड़ा इसमें कोऑपरेट कीजिए और
सॉल्व कीजिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 प्रॉब्लम ले लेते हैं, बाद में कुछ नई थियोरी की ओर जाएंगे। और एक इलस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है, एक 2.9 करके इलस्ट्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम हमें ये बता रहा है कि एक मेटल है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी हमें दे दी गई है न्यू ज़ीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो, और ये है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 न्यू ज़ीरो, ठीक है। सेकंड इनवर्स यहाँ पे ये वैल्यू रखी है, देखिए न्यू ज़ीरो। और आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन when the frequency is 1 multiplied by 10⁻15, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमने जो अप्लाई की है वो ज़्यादा है, ये देखिए न्यू ज़ीरो इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और न्यू इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15, मतलब कि ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, ठीक है। जितनी ज़्यादा दे रहे हैं एच को कॉमन निकालिए। ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी के ई से लिख दीजिए। एच इज़ कॉमन, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, ठीक है। एच की वैल्यू रख दीजिए, न्यू सेकंड इनवर्स में आपको दिया है न्यू ज़ीरो। अब देखिए पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वही फॉर्मूला का यूज़ किया है। एच को कॉमन निकाल के एच की वैल्यू रखी है, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो है सेकंड इनवर्स। तो फाइनल आपका आंसर जो आएगा ये जो है ना जूल सेकंड है, ये जूल सेकंड, और ये सेकंड इनवर्स है ये। तो सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा जूल में। फाइनल आंसर आपका रहेगा 1.98। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। न्यू रखना है न्यू ज़ीरो, और एच की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34। कैलकुलेटर उठाइए और सीधा सॉल्यूशन ले लीजिए। पावर को तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर ही सकते हो, LIRD रूल लगा सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। चलिए अब मेरे ख्याल से कोई इलस्ट्रेशन बाकी नहीं है, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में, कुछ 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। See, one problem is there in exercise, and that is the 6 number problem, and you are asked, this is a very easy question, very easy question, and you are asked that correspond to light having frequency this one 3 multiplied by 10⁻15 hertz, hertz मतलब second inverse, and second is asked the wavelength is 0.50 angstrom। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पहला प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी है। ये इसमें फ्रीक्वेंसी है और इसमें लेमड़ा है। दोनों का यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो पहले वाला अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। एच की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आपके सामने पूरा आंसर भी है। वेरी इजी क्वेश्चन इज दैट, ओके। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये ब्लू, ये फर्स्ट नंबर का बहुत ही इजी है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। जूल में आंसर आएगा, जूल इंटू सेकंड, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट। और जो दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी है, तो एंगस्ट्रॉम को पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम 0.50 मतलब 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10 मीटर। तो ये सेकंड वाला जो है दैट इज ऑल्सो सोल्ड गिवन,
ओके, तो ये भी बहुत इजी है। इसमें एच न्यू, तो न्यू तो आपके पास है नहीं, सिर्फ लेमडा है, तो एच सी बाई लेमडा कर दीजिए। एच न्यू का मतलब वही होता है ना, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, एच न्यू इज नथिंग बट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। फॉर्मूला आप रेडी रखिएगा वरना बहुत परेशानी होगी। न्यू इज नथिंग बट सी बाई लेमडा, जो मैंने वेवलेंथ और वो डेफिनेशंस में समझाया था, न्यू इज नथिंग बट सी बाई लेमडा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ। अब इस लेमडा को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है 10⁻⁻10। सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ देखिए ये जो है सेकंड इनवर्स, सेकंड कैंसल आउट, से क्लियर, मीटर मीटर कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर आपका रहेगा जूल में। ठीक है, तो एनर्जी आपकी जो मिलेगी वो मिलेगी 3.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 जूल, ये फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा मैं आपको दोनों प्रॉब्लम क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, वो सब करने में जाऊंगा ना तो अभी तो बहुत कंसेप्ट्स बाकी है, इसीलिए आप थोड़ा करिएगा। आंसर आपके सामने है, सिर्फ आपको चेक करना है। पहले आप देखे भी ना करें तो बहुत अच्छा है, अगर आप देख के भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं करते इससे तो बेटर है कि आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, कुछ काफ़ी प्रॉब्लम इसमें से ये रहा एक बढ़िया, and that is given in our textbook number 8. What is the number of photons of light with a wavelength 4000 picometer that provide 1 joule of energy? ठीक है, सो आपको पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल एनर्जी। ठीक है, तो इसको तो ऐसे नहीं हम सीधा कर सकते हैं, हाँ हाँ बस ऐसे ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, है ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनर्जी दी है आपको 1 जूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, यहाँ पे कैपिटल एन यूज़ किया है, हम स्मॉल यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा आपको दिया है 4000 पिकोमीटर एंड दैट 4000 पिकोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। ओके, तो आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन, सो एन इज इक्वल टू ई, एनर्जी इज 1 जूल मल्टीप्लाइड बाई लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। ये सब वैल्यू रख दो, वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, देखिए ये रहा, एन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है वही है, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी, सब वैल्यू रखिए, सिर्फ वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखिएगा। आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ फोटोन, मतलब कि कोई यूनिट नहीं आएगा, सब यूनिट कैंसिल हो जाने वाले हैं यहाँ पे, मीटर मीटर कैंसिल आउट। ठीक है, ये जूल जूल कैंसिल आउट, ये सेकंड सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट। ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो आपको जो नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे ये 2 ये मेरे वेरीफाई किए हुए प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, नियर अबाउट तो आएंगे। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन्स आए, 2.012 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16, तो प्रोटॉन नहीं फोटोन, फोटोन मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ओके, तो एक बार फिर से पूरा प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ मैं, सी हियर ऑन योर स्क्रीन। ओके, इसको भी धीरे से सॉल्व करिए, ये थोड़ी मैथमेटिकली भी इसमें काम आएगी। ठीक है, तो अब 9th नंबर का प्रॉब्लम आप पढ़िए। ठीक है, 9th नंबर का पीछे एक्सरसाइज में बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कहना चाहता है, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, so before solving this problem, first note down this thing, and the thing is 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमको बहुत बार यूज करना है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल। अब एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ है, द वेवलेंथ इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। तो आप पहले नोट कर लीजिएगा ये चीज़ें सब, ये वेवलेंथ लेमडा, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दैट वन इज द 2.13 इलेक्ट्रोवोल्ट वर्क फंक्शन।
Is it clear? Then you are asked to find three things. First is the energy of photon. Find out the energy of photon in electrovolt. Then after you are asked find the kinetic energy of the emitted photoelectron. And third question you are asked, that is the velocity of photoelectron. So first find out the energy of photon in joule. Okay, just find out, come on. तो फर्स्ट इलेक्ट्रोवोल्ट जो वर्क फंक्शन आपको पता है W0, नॉट W0, और इसका मतलब होता है h/0. W0 इज नथिंग बट h/0. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं hc/λ0. ये सब आप याद करके रखिएगा, जिसकी भी ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो दिस इज द वेवलेंथ. So first work function we have to convert it into joule. So work function is 2.13 electrovolt. तो 2.13 electrovolt को हम 1.6 multiplied by 10 raised to minus 19 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको वर्क फंक्शन जूल में मिलेगा. तो हमारा वर्क फंक्शन आएगा 3.4123 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल, जो हमारा वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन मीन्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू just observe the photoelectric effect, not kinetic energy of electron. बार बार बोलता रहता हूँ, थियरी में भी मैंने समझाया था आप लोगों को. अब आपको जो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ दी है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर है. यहाँ प्रिंट यूनिट प्रिंट नहीं हुआ है. तो उससे दूसरा काम ये कीजिए कि आप एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लीजिए बाय hc/λ करके. h की वैल्यू रख लो, c आपको पता है वो कांस्टेंट है और लैम्बडा मीटर में दिया है. ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.96 10⁻⁻19 जूल. अब आपके पास वो एनर्जी भी है. कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स के वर्क फंक्शन. अब आपके पास रियल जो आपने अप्लाई की वो भी एनर्जी है. ज़्यादा कौन सी है? ये अप्लाई की है वो. तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब क्या क्या चीज इलेक्ट्रोवोल्ट में? द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट आस्क. अगर आपको जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? वो कैसा सिंपल रिलेशन है. आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाइड. अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 1000. ठीक है. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करनी है, जैसे आपको जूल में कन्वर्ट करना था, तो आपने इलेक्ट्रोवोल्ट को मल्टीप्लाई किया किससे? ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 से. अब आप जूल को अगर वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? ये आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर आप पूछे, यहाँ शायद पूछा ही है लेकिन यहाँ फाइंड नहीं किया है. देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट ब्रैकेट में लिखा ही है, ठीक है. तो क्या करेंगे? सिर्फ ये आपका जो आंसर आया है जूल में 3.4123 डिवाइडेड बाय ये वाला 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो. डिवाइड कर दोगे तो ये जो जूल में आंसर है ये वाला 4.96 जूल में है ना. तो उस जूल के आंसर को आप इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रोवोल्ट आपका आएगा, मैं यहाँ पे आंसर आपको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा 3.102 इलेक्ट्रोवोल्ट. डिवाइड कर दो. अब आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछी है, लेकिन आप पहले जूल में फाइंड करो, बाद में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है. आपके पास दोनों जूल है. पहले तो आपने जो अप्लाई की है वो एनर्जी ये है 4.96. थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है मिनिमम इतनी चाहिए, तो ज़्यादा कितनी दी? इतनी हमने ज़्यादा दी. तो ये 1.557 उसको नंबर में कन्वर्ट किया 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल. अब इसको मुझे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कर दो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 करेंगे पे तो भी चलेगा. 6020 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप यूज़ करना है इतना 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20.
जब भी आप प्लैंक कांस्टेंट रखो तो आपको 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 ऐसा इतना भी लिखोगे तो आपका आंसर नियर आ जाएगा। ठीक है, तो करिए चलिए। और आपके पास इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा 0.972 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब अभी आप फ्री नहीं हो रहे हैं, आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है सरफेस से, तो वो अगर अगर हमने जो अप्लाई किया है लैम्बडा फ्रीक्वेंसी, उससे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है ही, ये रही काइनेटिक एनर्जी। आप जूल में यूज़ कीजिएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट वाली मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जूल जो है वो एसआई में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट जनरली यूज़ नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 mv²। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तो है आपके पास, कहाँ कहाँ है काइनेटिक एनर्जी, ये रही 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻90। ठीक है, फोटोन एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे। वर्क फंक्शन मतलब जस्ट लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस। ओके, बाकी की ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जस्ट किसी को हटाना हो तो धक्का देना पड़ता है, लेकिन उसको गिराना हो तो और ज़्यादा धक्का देना पड़ता है। तो दौड़ाना हो तो और ज़्यादा धक्का देना, जितना ज़्यादा देंगे उतना वो दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए 1/2 mv², आपको पूछा है वेलोसिटी, तो v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता है, मैंने बोला था कि आप याद रखिएगा, आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और देखिए पड़ गई। अब जितना प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा सॉल्यूशन है, और लास्ट में आपके पास वेलोसिटी आएगी। सब सिंप्लीफाई करके अगर रूट निकालेंगे आप, तो 5.855 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये जो है वो जूल, ये है किलोग्राम, तो उसमें से यूनिट आया मीटर पर सेकंड। हाउ इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखा है जूल किलोग्राम सेकंड इनवर्स। ये जूल पर सेकंड इनवर्स है, नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जूल में ही है। चलिए मैं जूल का मीनिंग लिखा देता हूँ, ये थोड़ा ये ठीक नहीं है। ठीक है, जूल का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड⁻², और डाउन साइड है किलोग्राम। ये देखिए किलोग्राम जूल पर किलोग्राम है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो अब रूट में ही किलोग्राम किलोग्राम तो कैंसिल हो रहे हैं। अब रूट निकालेंगे तो मीटर का रूट मीटर स्क्वायर का रूट होगा मीटर, सेकंड⁻² का रूट होगा सेकंड⁻1। तो ये देखिए यूनिट आ गया। तो आप लिख लीजिएगा कहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, जूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जूल का मतलब होता है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स में बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाते हैं, वो यूनिट डायमेंशन में शायद समझा दिया होगा। ठीक है, जूल का मतलब ये होता है, तो सीधा आपका मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थियरी में जाए या आगे का प्रॉब्लम अगर इजी है तो वो सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज के 10 तक के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। दिस इज़ द 10th नंबर प्रॉब्लम, और बहुत ही इजी है, इसलिए इस एक को सॉल्व करके बाद में हम थियरी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ हम इतने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। धीरे धीरे हर एक लेक्चर में दो तीन प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम नियर अबाउट 65-66 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ किया, दैट इज़ द 242 नैनोमीटर, and that is the sufficient to ionize the sodium atom. So find out the calculate in kilojoule per mole, energy of sodium in kilojoule per mole. तो ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि सोडियम के ऊपर, माय डियर फ्रेंड्स, हमें सोडियम के ऊपर क्या करना है, ये वेवलेंथ पास करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सरफेस, इज इट क्लियर, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
आउटर ऑर्बिट, यस। तो देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इस, तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए वो हम बोलेंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आपको पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी। So with respect to the context of this chapter, first you have to convert our lambda into meter. So nanometer is nothing but 242 multiplied by 10 raised to minus 9 meter. ठीक है, ये रहा। अब आपको एनर्जी पूछी है तो एनर्जी फाइंड कर लीजिए, E is equal to hc by lambda. But you are not asked the energy of energy required for one electron. You are asked the energy required to remove electron from 1 mole of sodium. तो पर मोल के लिए सिर्फ ये 2 बार आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो सीधा यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आपको मिलेगा। एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू ये रही। सी की वैल्यू आपको पता है वो कांस्टेंट होती है। एच की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, देखिए अब तो आपको याद रह गई होगी। ये सब सिंप्लीफाई कर दो, ये एवोगेड्रो नंबर, अब यूनिट भी सिंप्लीफाई कर देना, किलो जूल पर मोल आना चाहिए। ठीक है, यूनिट किलो जूल पर मोल, ये जो है मोल इनवर्स, तो यहाँ पे मोल तो ये रहा। अब मुझे जूल की जगह पे किलो जूल चाहिए। ठीक है, तो इससे आंसर आपका आएगा जूल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 4947 10⁵ जूल पर मोल। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर दो तो ये आएगा किलो जूल पर मोल 494.7। तो आप राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 495 किलो जूल पर मोल आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज नथिंग बट नॉट ऑफ 1 सोडियम। अगर 1 सोडियम का पूछा होता तो हम लोग एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो दैट आंसर इज द 195 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पूरा बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको एनर्जी ही पूछी है लेकिन 1 मोल, तो इसको हम अदर लैंग्वेज में बोले देन यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। इट इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन, 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा थियरी की ओर पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें आगे बढ़ना है बोहर मॉडल की तरफ। तो पहले हमें स्टडी करना है स्पेक्ट्रा। Spectra is not new word for you. Already studied the spectra of white light in from primary standards. Okay, when white light pass through the prism, and we get 9 colors, not 9 colors, 7 colors bent. Okay, and you cannot draw the definite boundary line among them color. Their boundaries mixes with each other, so it is called continuous spectra. इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लाइट स्पेक्ट्रा। और दूसरा हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो एटॉम का स्पेक्ट्रा आता है, उसको नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब देखिए कभी मैं वर्ड स्पेक्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, कभी स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पेक्ट्रा इज़ द प्लूरल वर्ड। जब एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, मैन MEN लाइक दैट, woman, women, like that. Okay, spectra means plural, spectrum means singular, एक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो 2 तरह के होते हैं, काफ़ी स्पेक्ट्रा होते हैं, सो इसलिए मैं प्लूरल में ही बात करूंगा। वो नॉन कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये आप बाउंड्री लाइन से डिफाइन कर सकते हो, उसमें लाइंस होती हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो नॉन कंटिन्यूअस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। सो it is not difficult to you understand that कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ओके, फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। पहले ये जो क्लासिफिकेशन है वो नोट कर लिए, हम स्पेक्ट्रा की तरफ जा रहे हैं। मैं कुछ आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम और ये लाइट का स्पेक्ट्रम उसके बारे में
हम थोड़ी बात करेंगे, उसका थोड़ा नोट डाउन आप कर लेना। वो एज अ क्वेश्चन कभी नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही ईजी है वो लाइट स्पेक्ट्रा। तो see on your screen, this is the continuous spectra of white light. So see, when white light is passed to the source of white light, and when it is passed to the prism, and that white light is concentrated by a slit. Okay, when it passed through the prism, then that white light consists of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो आपको इस तरफ का एक एक स्पेक्ट्रा मिलता है, इसको बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। और देखिए, ये किसी भी कलर, ये अगर वायोलेट है, इसके बाद इंडिगो है, तो स्पेसिफिक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। एक कलर, ये जो है एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है, येलो ग्रीन जो है, उसके बाद ऑरेंज येलो, जो ये रीजन आप देखिए, बाद में ऑरेंज डार्क होके रेड देखिए। सो हियर यू कैन नॉट डिफाइन विथ अ बाउंड्री, स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द बैंड स्पेक्ट्रा। आपको कलर का बैंड मिलेगा, और यू कैन नॉट से दैट द स्पेसिफिक लाइन, यू कैन नॉट ड्रॉ द स्पेसिफिक लाइन फॉर स्पेसिफिक कलर। ओके, तो ऐसे जो होते हैं जिसमें कंटिन्यूअसली एक कलर खत्म होने पे दूसरा दूसरा कलर मर्ज होके होके धीरे धीरे वो डार्क होता है। तो देखिए, ये अब मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन ये जो आपके सामने है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। कौन सा स्पेक्ट्रा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ अगर लिखना चाहे तो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अब देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहले हमने वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा लिया है, तो ये जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो आप पढ़ लीजिए। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये आप अपने आप भी लिख सकते हो कि व्हेन वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म and that white light is split in a 7 constituent color। आपने रेनबो भी देखा है, आप प्राइमरी से ये डिस्क्राइब करते आ रहे। देखिए, रेनबो ऑफ कलर्स, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। अगर लैंग्वेज आप फ्रेम नहीं कर सकते तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। व्हाई इट इज़ कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसा कुछ आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो वाइट लाइट का जो 7 कलर का बैंड मिलता है, वो उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लीजिए और आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करिए, देखिए। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ चुके हो। मुझे जो काम करना है वो करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। तो पहले मैं कलरफुल डायग्राम से थोड़ा आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आइडिया दे दूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में थियोरिटिकल बात करूँगा। ठीक है, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एब्सॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा की थियोरी लिखने से पहले पहले तो मुझे कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना है। ठीक है, अब आपके ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। जिस एटम का स्पेक्ट्रा हमें लेना है उसको इस ट्यूब में भरना है। ये एक्साइटेड सैंपल है, या तो गर्म किया हुआ है, या तो हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, या तो हमने हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट की हुई है। जैसे कोई ये एक्साइटेड सैंपल होता है माय फ्रेंड्स, फिर से ये ट्यूब में जिस एटम का स्पेक्ट्रा लेना है उसको पहले से ही हम एक्साइटेड रखते हैं। ठीक है, तो वो खुद अंदर से लाइट इमिट करता है, अपने आप अंदर से लाइट इमिट होती है। जैसे कि पोटेशियम का आपने एटम लिया तो वायोलेट कलर की लाइट इमिट होगी, सोडियम का लिया तो येलो कलर की लाइट इमिट होगी। ठीक है, बेरियम का लिया तो ग्रीन कलर की लाइट इमिट होगी, हाइड्रोजन का लिया तो पर्पल कलर की लाइट इमिट होगी। तो ये जो है वो ये लाइट इसमें से निकलती है। उस लाइट को कलेक्ट करो, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से सन रेज को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिज्म थ्रू पास करो। ये एटम का स्पेक्ट्रा, ये लाइट नहीं है, ध्यान में रखना। वो एटम लाइट इमिट कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब उसमें से कुछ ऐसा हमको फिल्म के ऊपर, ये नीचे थोड़ा मैं आपको एक्सपांड करके दिखाता हूँ, ऐसा स्पेक्ट्रा मिलता है। अब देखिए, इसमें कंटिन्यूस नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। कौन सा स्पेक्ट्रा है? इमिशन। ये लिखा ही है नीचे।
कौन सा स्पेक्ट्रा है? इमिशन स्पेक्ट्रा। इसने क्या इमिट किया? देखिए सिस्टमेटिक लाइन मिली हमें एटम में से, ये देखना है, ये रिवॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। रुथरफोर्ड ने बोला इसके बाद अब इसका स्टडी बोहर करके हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। तो कोई भी एटम अगर ऐसे मैंने सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया उसमें भर के अगर आप देखें उसको इवैल्यूएट करके, तो आपको ऐसे डार्क बैकग्राउंड में कलर लाइन मिलती है। यू गेटिंग द कलर लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। देखिए पीछे ब्लैक कलर है, आपको ग्रीन लाइन मिल रही है, येलो लाइन मिल रही है, रेड कलर की ऑरेंज टाइप की लाइन मिल रही है, तो इसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि लाइन कंटिन्यूअस नहीं है, जगह है बीच में, देखिए। तो जब भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको डार्क बैकग्राउंड में यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड में कलरफुल लाइन मिले तो इसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं एटम का। और उसमें ध्यान में रखिएगा हमें सैंपल एक्साइटेड ही चाहिए, वरना वो लाइट इमिट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो क्या बाहर निकालता है वो लाइन के फॉर्म में हमें मिल रहा है, ठीक है। ये है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा, जो एटम है कुछ बाहर निकाल रहा है और वो उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले रहे हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, तभी मैं जब थियोरी लूंगा तो आपको समझ में, जब मैं वर्ड बोलूंगा आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपका जो सैंपल है वो एक्साइटेड नहीं है, कोई सॉल्यूशन करके या तो सॉलिड फॉर्म में एक ट्यूब में भर लो, ये जो राउंड कर रहा हूँ उसमें भर लिया। अब वाइट लाइट का सोर्स इसके ऊपर अप्लाई करो, कर लिया। तो वाइट लाइट का सोर्स हम अप्लाई करेंगे, देन दैट सैंपल कुछ लाइट खा जाएगा, कुछ लाइट वो नहीं खाएगा, वो इमिट करेगा। किसी के ऊपर अगर आप लाइट अप्लाई करते हो तो तीन फिनोमिनन होती है। फर्स्ट फिनोमिनन इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा दैट वन इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट बाहर निकल जाती है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। और तीसरी फिनोमिना होती है लाइट को बैक, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तीन फिनोमिना के अलावा आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। बाद में थियोरी के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, पहले मैं दिमाग में बिठा रहा हूँ आपको। इमिशन का हो गया कंप्लीट, हाँ, मुझे सरट्टा नहीं लगवाना है, लेसन थोड़ा लेट कंप्लीट हो तो चलेगा, लेकिन एक बार आपने जो कर लिया मतलब कि वो लाइफ टाइम आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, वो सैंपल एक्साइटेड था, ठीक है, ये सैंपल एक्साइटेड नहीं है, ये सैंपल तो सीधा साधा भरा हुआ है, उसके ऊपर हम लाइट अप्लाई करेंगे। तो लाइट अप्लाई करेंगे तो इसमें तीन फिनोमिना होगी, उसमें से एक ही फिनोमिना हमें देखनी है, उसने खाया क्या, ठीक है। कुछ लाइट जो है वो खुद एब्सॉर्ब कर लेगा सैंपल, कुछ लाइट बाहर इमिट कर देगा, दोनों लाइट हमें देखने को मिलेगी। देखिए अब वो सैंपल जो लाइट खा गया, मतलब कि जो एब्सॉर्ब कर गया, उसके लिए हमें ये डार्क लाइन मिल रही है। जो लाइट उसने नहीं खाई, इमिट कर दी कि भाई नहीं ये मुझे नहीं पसंद है, तो वो हमें हमें देखिए कलरफुल बैकग्राउंड पीछे मिल रहा है वाइट लाइट का ही, ठीक है। तो पीछे वाला जो है वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, आगे वाला जो है वो ब्लैक कलर की लाइन जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रा, वो ब्लैक लाइन। तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है मेरे बच्चों, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? उसमें डार्क बैकग्राउंड में कलरफुल लाइन थी, इसमें कलरफुल बैकग्राउंड में डार्क लाइन है। और डार्क इसलिए है कि जो जगह डार्क है वो जगह ये सैंपल खा गया। समझ गया ना? एकदम इजी, मैं कोई भी साइंटिफिक वर्ड का यूज नहीं कर, आई एम नॉट यूजिंग इवन सिंगल साइंटिफिक वर्ड, सीधी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से व्हाइट लाइट इसके ऊपर अप्लाई की, ये व्हाइट लाइट अप्लाई की,
ठीक है, कुछ लाइट वो खा गया, बाकी की उसने इमिट कर दी, तो खा गया और इमिट कर दी दोनों का हमें स्पेक्ट्रा मिला। जो खा गया उसकी ये ब्लैक कलर की लाइन है देखिए, और जो इमिट कर दी उसका पीछे कलरफुल बैंड है। तो हमें स्टडी वो कलरफुल बैंड नहीं करना है, हमें तो ये देखना है कि इसने क्या खाया। तो ये जो स्पेक्ट्रा है, क्या खाया मतलब कि क्या एब्सॉर्ब किया, तो ये जो स्पेक्ट्रा है उसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमें दोनों नहीं पढ़ने हैं, मुझे तो डिफरेंस ही बताना था आपको कि एब्सॉर्प्शन इमिशन में क्या फ़र्क है। हमें तो इमिशन ही पढ़ना है, और वो भी एक ही एटम का, हाइड्रोजन का, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मैं कुछ आपको स्पेक्ट्रा दिखाता हूँ, आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन कौन से जो है वो इमिशन है और कौन कौन से जो है वो, ये देखिए कुछ एटम हमारे पीरियोडिक टेबल के, उसके ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। पीछे का बैकग्राउंड डार्क है, ऊपर की लाइन कलर है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, नियोन का, सोडियम का, मर्क्यूरी का। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये होता है, ये इतना पढ़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये इमिशन स्पेक्ट्रा बेरियम का है, डार्क बैकग्राउंड कलरफुल लाइन। अब देखिए ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेरियम का है, तो अब ये कलरफुल बैकग्राउंड। अब ये सिर्फ दो डायग्राम देखो आप, ये दो, एक ही एटम बेरियम का दो स्पेक्ट्रा, एक है इमिशन एक है एब्सॉर्प्शन, ऊपर वाला इमिशन। तो डिफरेंस मेन क्या है, डार्क बैकग्राउंड कलरफुल लाइन, एब्सॉर्प्शन कलरफुल बैकग्राउंड डार्क लाइन्स। ठीक है, colorful lines means emitted light by excited barium, and absorption spectra means absorbed light by barium unexcited बेरियम। सिंपल होगा सॉल्यूशन, उसमें वाइट लाइट अप्लाई करेंगे और ये जो कलरफुल है वो खुद इमिट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ था सिंपल जो मैंने आपको इमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। अब आपको एक डिफरेंस लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, तो अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया। अब यही क्वेश्चन इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से इमिशन जो है हमारे सिलेबस में, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक हमें इमिशन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब हम डायरेक्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आप पूछेंगे कि सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं पूछा जाता कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझाइए, इमिशन स्पेक्ट्रा समझाइए, इससे हमें जाना है लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, ये डिफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको ये लिखना है, एंड दैट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा एंड इट्स यूजेस। तो यूज़ तो मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि हम लोग यूज़ करेंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा है। पहले आपने डिफरेंस लिखा, ठीक है, आपने पूरा कलरफुल डायग्राम देखा है। तो ये दोनों जो है वो सिंपल, वो बड़ा डिजिटल कलरफुल डायग्राम था, उसका थोड़ा स्केमेटिक यहाँ पे कर दिया है। आपको इतना 3D में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप जो समझे हो वो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर फ्री टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे वो भी शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया है। ये पहला जो है एक्साइटेड सैंपल वाला, वो है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। उसमें आपको कलरफुल बैकग्राउंड कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों स्पेक्ट्रा सेम ही आपको ड्रॉ करने हैं, लेकिन लिखना है एक इमिशन दूसरा एब्सॉर्प्शन। और एक बात ध्यान में रखना है कि ये जैसे ही इस तरफ जाएगा तो वेवलेंथ लाइन की इंक्रीज होगी, इस तरफ लेमडा इंक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, पहले ऊपर वाला राइटिंग लिख के, ठीक है, ये वाला ये डायग्राम समझा तो मैंने दिया डिटेल में। अब उसका यूजेस क्या है, ठीक है, तो काफ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें हेल्प मिली है। बोहर ने भी काफ़ी इसको इवाल्यूट किया है, इसके आधार पे उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको समझा रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या है, और वो हमें
किस काम में आता है, ये यूजेस है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ये लाइन को मैच करके हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे, और जो बोहर वाला रुथरफोर्ड वाला प्रॉब्लम है वो बोहर ने सोल्व कर दिया है अपने मॉडल में, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट हम एक स्पेशल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और वो स्पेक्ट्रम होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।